हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आने वाला यूपी टेट जो जूनियर लेवल का टेट होगा तो उसमें जो एसएसटी वाला पार्ट पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी जो है ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। देखिए कि बागान जो है जो कि एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, अब इसको जो है भारी मात्रा में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। या अगला वाला ऑप्शन है कि श्रम और पूंजी की, या नेक्स्ट देखिएगा कि भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है, या अगला है कि केवल पूंजी की। तो देखिएगा इसमें कि बागान जो कि एक वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसे भारी मात्रा में भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डांट डांट के साथ किया गया। तो आइए देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद जो गिद्ध जिनकी किडनी गुर्दे जो है काम ना करने के कारण मरने लगे, तो जिनका उपचार जो है किसके साथ किया गया। तो पहला है डिक्लोफिनेक के साथ, या एस्प्रिन के साथ, या आइबुप्रोफेन के साथ, या फिर अगला है एल्ड्रिन के साथ। तो देखिएगा कि इनका उपचार जो किया गया वो डिक्लोफेनेक के साथ किया गया। डिक्लोफेनेक एक दवा है, इसी के साथ किया गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है। अहमदाबाद जो है तो ये सूती वस्त्र का उद्योगों का केंद्र है, यानी भारत का जो है मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जहाँ पे सूती वस्त्रों का जो है उत्पादन बहुतायत मात्रा में किया जाता है। तो अहमदाबाद जो है ये सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। आइए देखिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कारक है जो अहमदाबाद में सूती वस्त्रों के जो है फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। तो पहला है कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, यानी अहमदाबाद जो है तो कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। या अगला है कि तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। या नेक्स्ट है कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति के कारण। या अगला है कि सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता है। तो आइए देखिए कि अहमदाबाद जो है वो सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारक है कि जो अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यह कपास की खेती वाली क्षेत्र के पास है। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः डांट डांट में पाए जाते हैं। पवन क्रियाएं जो है तो ये छत्रक शैल बनाती हैं। अब ये जो है कहाँ पर पाए जाती हैं, ये पूछा गया है कि पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः डांट डांट में पाए जाते हैं, यानी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ए है और पहाड़ों में, बी है पठारों में, सी है रेगिस्तानों में, या फिर डी है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। तो आइए देखिए कि पवन क्रियाएं जो है छत्रक शैल बनाती हैं जो कि प्रायः पाए जाती हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी रेगिस्तानों में। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। यानी कि बुद्ध द्वारा जो है तो लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को तो क्या बताया गया है। पिपासा बताया गया है, या तृष्णा बताया गया है, या फिर तन्हा बताया गया है, या अगला ऑप्शन है कि तीव्र इच्छा बताया गया है। तो देखिए इसमें कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को तो इसे बताया गया है तन्हा। बुद्ध ने लालसाओं और तृष्णाओं की इच्छा को तन्हा बताया है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब
अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी उसे डाट डाट कहते हैं। कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि भारत आर्य कहते हैं, या फिर बी है कि भारत यूनान कहते हैं, या सी है कि भारत यूरोप कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है कि भारत अरब कहते हैं। तो देखिए कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे हम कहते हैं भारत यूरोप। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो आइए देखिएगा कि लोकसभा के लिए जो है तो कितने सदस्य जो है मनोनीत हो सकते हैं। तो पहला है एक भी नहीं, सेकंड है 2, उसके बाद सी है 4 तथा डी है 12। तो देखिएगा लोकसभा के लिए जो है तो 2 सदस्य जो है मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है, यानी ऐसा कौन सा पंथ है, कौन सा रास्ता है कि जिस पर आदिवासी प्रभाव जो है वो परिलक्षित होता है। तो ए है वेंकटेश्वर पंथ, बी है जगन्नाथ पंथ, सी वाला ऑप्शन है कि विश्वनाथ पंथ, या फिर डी है कि अमरनाथ पंथ। तो देखिए इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा पंथ है कि जिस पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ जो है तो इस पर आदिवासी प्रभाव जो है वो परिलक्षित होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि उस देश का नाम बताइए जहां पर सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। तो आइए देखिएगा पूछा गया है कि उस देश का नाम बताइए कि जहां पर सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। ए वाला ऑप्शन है नार्वे, यानी नार्वे वो देश है कि जहां पर जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, या बी है ब्राज़ील, सी वाला ऑप्शन दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर रूस। देखिएगा उस देश का नाम है कि जहाँ पर विद्युत जल संयंत्र जो स्थापित किया गया था तो उस देश का नाम है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी उत्पाद से संबंधित विशिष्ट पहचान अथवा नाम का अभिप्राय क्या है। तो देखिए किसी उत्पाद से संबंधित विशिष्ट पहचान, जैसे कोई उत्पाद है तो उस उत्पाद से संबंधित जो विशिष्ट पहचान अथवा नाम का अभिप्राय पूछा गया है कि वो क्या होता है। तो पहला है कि जीवन जीने का तरीका होता है, या फिर बाजार होता है, या उपभोक्ता होता है, या फिर छाप यानी ब्रांड होता है। तो देखिएगा कि किसी उत्पाद से संबंधित जो विशिष्ट पहचान होती है तो उसका ब्रांड होता है। देखिएगा जैसे कोई सामान खरीदने जाइए तो देखिए कि उस पर जो लेबल लगा रहता है, या फिर कोई भी चीज़ खरीदिए तो ये जो है उस पर उस उत्पाद का नाम दिया गया रहता है। तो वही है कि ये किस ब्रांड का है। तो वही इसमें पूछा गया है कि किसी उत्पाद से संबंधित विशिष्ट पहचान अथवा नाम का अभिप्राय, तो वो उसका ब्रांड कहलाता है, यानी छाप ब्रांड। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कायांतरित शैलों की रचना होती है। देखिए इस कायांतरित शैलों की रचना जो है तो कैसे होती है। मैग्मा के ठंडे होने और ठोस होने पर, यानी कायांतरित शैलों की रचना जो होती है तो वो मैग्मा के ठंडे और ठोस होने पर होती है, या फिर अगला वाला ऑप्शन है कि शैल कणों के लुढ़क कर दब कर और कठोर होने पर होती है। यानी कायांतरित शैलों की रचना तो ये शैल कणों के लुढ़क कर दब कर और कठोर होने पर होती है, या सी है कि आग्नेय और अवसादी शैलों को उच्च ताप और दाब में खुला छोड़ देने पर, या डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि शैलों को परतों में पौधों और जानवरों के अवशेषों के जमा होने पर होती है। तो देखिएगा पूछा गया है कि कायांतरित शैलों की रचना जो होती है तो वो कैसे होती है। देखिए कि कायांतरित शैलों की रचना जो होती है वो आग्नेय और अवसादी शैलों को उच्च ताप और दाब में खुला छोड़ देने पर होती है।
कायांतरित शैलों की रचना जो होती है वो आग्नेय और अवसादी शैलों को उच्च ताप और दाब में खुला छोड़ देने पर होती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। तो पहला है कि 26, बी है 24, सी है 36 तथा डी है 12। तो इसमें पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 24 यानी 24। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः यानी क्या मिलता है। कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप। तो ए है कि आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, बी है कि भारतीय संस्कृति को विविधता प्रदर्शित होती है, या फिर सी है कि संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, या ऑप्शन नंबर डी है कि इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है। तो देखिएगा इसमें कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप। तो इसमें जो है इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि अब क्यों ये है कि शिक्षा अधिकार जो अनुच्छेद आर्टिकल 21 जो है, तो इसमें जो दिया गया है वो जीवन का अधिकार दिया गया यानी जीने का अधिकार दिया गया है। तो ये संबंधित है क्योंकि शिक्षा जीवन है, या सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, या शिक्षा गरिमामय जीवन जीने की सहायता करती है, या केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। तो देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो कि जीवन का अधिकार से संबंधित है। तो क्योंकि ये जो है शिक्षा गरिमामय जीवन जीने से में जो है सहायता करती है, शिक्षित व्यक्ति जो है तो वो गरिमामय जीवन आसानी से जी सकता है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश यानी राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। तो देखिएगा जैन है, या फिर सिख है, या फिर आंग्ल भारतीय है, या मुस्लिम है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम, यानी कि राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा किस जो है समिति का गठन किया गया, वो है मुस्लिम। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, या फिर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, या अगला है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, या नेक्स्ट है कि सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो देखिए कि इसमें दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर रोका जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि 17वीं सदी के अंतिम चरण में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर को किस पुराने राजवंश को सौंप दिया गया। यानी 17वीं सदी के पूछा गया है कि अंतिम चरण में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद तो मैसूर जो है, मैसूर को किस पुराने राजवंश को सौंप दिया गया। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो मैसूर को जो है किस पुराने राजवंश को जो है सौंपा गया। तो मराठों को सौंपा गया, या अगला देखिएगा कि वोडियार को सौंपा गया, या सिंधिया को सौंपा गया, या फिर निजाम हैदराबाद को, यानी जो हैदराबाद का निजाम थे उनको सौंपा गया। तो देखिएगा कि 17वीं सदी के अंतिम चरण में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो मैसूर को जो है उसे वोडियार राजवंश को सौंपा गया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि चार बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। चार बाग, इसका निर्माण जो है तो किसके द्वारा किया, मुगल शासकों के द्वारा, तुगलक शासकों के द्वारा, या फिर खिलजी शासकों के द्वारा, या फिर लोधी शासकों के द्वारा। तो देखिए कि चार बाग का निर्माण जो है ये मुगल शासकों के द्वारा किया गया था। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर करके दफनाया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो पहला है इनाम गांव, बी है बुरजहोम, सी है मेहरगढ़, या फिर डी है भीमबेटका। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम गांव। इनाम गांव में जो है मृतक को प्रायः उत्तर दिशा की ओर सिर करके दफनाया जाता था। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि राहट चरखी और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डाट डाट में हुआ था। तो राहट चरखी एवं आग्नेयास्त्रों का देखिएगा कि कौन से काल में इसका आविष्कार हुआ था। ए है प्रागैतिहासिक काल, बी है प्राचीन काल, सी है मध्यकाल, या फिर डी वाला ऑप्शन है कि आधुनिक काल। तो देखिए इसमें कि राहट चरखी एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार जो है तो ये हुआ था मध्यकाल में। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 21 मार्च और 23 सितंबर की, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है। देखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है तो दिन और रात जो है बराबर होते हैं, यानी इन दोनों डेटों में कि रात और दिन जो है तो वो लगभग बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, या विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, या केवल उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, या अगला है कि केवल दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तो देखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है तो विषुवत वृत्त पर जो होता है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अत्यधिक कटी फटी तटरेखा किस तट के साथ पाई जाती है। तो पहला है अटलांटिक महासागर के, बी है प्रशांत महासागर के, सी है हिंद महासागर के, या फिर डी है आर्कटिक महासागर के। तो देखिएगा कि अत्यधिक कटी फटी तटरेखा पाई जाती है वो अटलांटिक महासागर के पास पाई जाती है। सो इसका ए वाला ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस युग में पृथ्वी में पर्यावरणीय परिवर्तन हुए, यानी ऐसा कौन सा युग है जिसमें पृथ्वी में पर्यावरणीय परिवर्तन हुए। तो पहला है पूरा पाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, सी है मध्य पाषाण युग, या फिर डी है लघु पाषाण युग। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा युग है जिसमें पृथ्वी में पर्यावरणीय परिवर्तन हुए, तो उस युग का नाम है लघु पाषाण युग। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अब मीडिया को डाट डाट के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, यानी ऐसा क्यों जो है कि मीडिया को किसके निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। पहला है सरकारी एजेंसियों के, बी है व्यापारिक घरानों के, सी है गैर सरकारी संस्थाओं के, या डी है नागरिक समाज के। तो देखिए इसमें कि अब मीडिया को जो है तो व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, यानी वो स्वतंत्र होकर अपनी बात नहीं कह सकती क्योंकि मीडिया जो है तो वो बिक गई है। जैसे देखिएगा कि जो GTV है, या इसमें जो है एक जो है न्यूज़ चैनल है वो मुकेश अंबानी का है। तो देखिए कि अब मीडिया को इसी के कारण जो है स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक घरानों के कारण।